Hi everyone, welcome back to the channel Simplified Education. So this video is specifically for Delhi University students क्योंकि अभी तो आपकी सेमेस्टर ब्रेक यानी कि विंटर ब्रेक चल रही है, लेकिन ये ब्रेक खत्म होते ही आपके फाइनल एग्जाम शुरू है। तो जिनको नहीं पता तो DU की टेंटेटिव डेट शीट इज आउट, ठीक है, जिसमें आपके जो एग्जाम्स हैं दैट इज टेंटेटिवली स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर ओनली। 10th of December से स्टार्ट है आपके एग्जाम्स। दिस कैन वेरी फ्रॉम स्ट्रीम टू स्ट्रीम और कोर्सेज टू कोर्सेज, सो यू हैव टू चेक आउट द डेट शीट जो कि रिलीज हुई है आपकी DU की वेबसाइट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक अच्छी CGPA स्कोर कर सकते हो इफ आप अभी स्टार्ट कर। यस, अगर आप आज से ही स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप एक बहुत ही अच्छी CGP जो है वो स्कोर कर सकते हो विद योर बैकलॉग्स। तो बैकलॉग्स क्या होते हैं? बैकलॉग्स जब हम टीचर जो पढ़ा रही होती है हम उसको नहीं पढ़ते तो धीरे धीरे हमारा सिलेबस पाइल अप होना शुरू हो जाता है, दैट इज अ बैकलॉग। तो अगर आपका बहुत सारा बैकलॉग है, ठीक है, और आपने अभी तक भी पढ़ना शुरू नहीं किया, सो दिस वीडियो इज फॉर यू, बिकॉज ये वीडियो का शेड्यूल फॉलो करने के बाद आई एम डैम श्योर कि आप 8+ जो CGP है वो आप इजीली स्कोर कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। पहला पॉइंट हमारा आता है कि यहाँ पे दो कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी वो स्टूडेंट्स की होती है कि जिनका एडमिशन अगस्त में हो गया था एडमिशन, ठीक है, लेकिन अभी तक उन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। एंड सेकंड कैटेगरी आती है उन बच्चों की जिनका एडमिशन अभी मॉप अप राउंड में हुआ है, यानी कि लास्ट वीक से उन्होंने भी कॉलेज जाना शुरू किया है, तो उनका सिलेबस तो वैसे ही बहुत पीछे है। तो दोनों कैटेगरी के बच्चे ये शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले आपके इंटरनल्स जो होते हैं उसमें आपको स्कोर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 15+ मार्क्स इन योर इंटरनल्स क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले देखो 40 मार्क्स का आपका होता है CA, दैट इज कंटिन्यूअस असेसमेंट, जो कि BSc के बच्चों के लिए वो जो CA होता है ना, वो होते हैं उनके प्रैक्टिकल फाइल्स जो प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल फाइल के मार्क्स होते हैं उनके। उसके बाद प्रैक्टिकल के वाइवा के मार्क्स होते हैं, कितने प्रैक्टिकल आप अटेंड करते हो उसके मार्क्स होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है उसके मार्क्स होते हैं। ये होता है आपका CA यानी कि कंटिन्यूअस असेसमेंट, जो कि आपका 40 नंबर का होता है। और जो आपके नॉन साइंस बैकग्राउंड से होते हैं यानी कि आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए ये CA उनका होता है असाइनमेंट्स, ग्रुप क्विज, रिसर्च पेपर्स, PPTs, ये उनका होता है दैट इज फ्रॉम नॉन साइंस बैकग्राउंड। तो CA में तो आपने डेफिनेटली अच्छा स्कोर करना है, लेकिन एक चीज है जो आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है वो आपके इंटरनल्स होते हैं। इंटरनल्स आपके 20 नंबर के होते हैं, जिसमें से ज्यादातर जो 16 नंबर आपके होते हैं वो आपके डिवाइड हो जाते हैं 8 और 8 में। 8 मार्क्स का आपका एक क्लास टेस्ट होता है एंड 8 मार्क्स का आपका एक असाइनमेंट होता है या फिर एक PPT होता है, ठीक है। सो इंटरनल्स के लिए अगर आपको वो 8 में से 8 या 20 में से 20 स्कोर करने, तो सबसे पहले जो भी आपका क्लास टेस्ट होता है उसके लिए आपको पढ़ के जाना है। क्लास टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा टीचर 2 से 4 टॉपिक्स आपको दे देती है, तो अगर आप उसको उस इंटरनल के लिए अगर आप वो टॉपिक्स को पढ़ लेते हो तो आपकी फाइनल के लिए भी तैयारी हो जाती है और आपको इंटरनल्स में भी मार्क्स मिल जाते हैं। सो टेस्ट के लिए आपको जरूर पढ़ना है। सेकेंडली, दूसरे 8 नंबर होते हैं, या तो आप कोई प्रेजेंटेशन दे सकते हो या तो कोई असाइनमेंट दे सकते हो, ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। कुछ टीचर्स होते हैं जो असाइनमेंट ले लेती है, कुछ टीचर्स होते हैं जो प्रेजेंटेशन ले लेती है। अगर आप असाइनमेंट दे रहे हो सो मेक श्योर आप जो असाइनमेंट है तो ऐसी A4 रूलर शीट के ऊपर बनाओ, ठीक है, जिसमें अपना नाम क्लास अच्छे से लिखो, अपनी हेडिंग्स अच्छे से लिखो, हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, सो दैट वो असाइनमेंट में आपको कम से कम 8 में से 7 नंबर जो है वो टीचर दे दे, ठीक है। और अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो मेक श्योर जब आप ग्रुप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप ग्रुप में एक ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करो जो आपके लिए ईजी हो करना, ठीक है, और आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके बच्चों के सामने जो है उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ, ठीक है। एंड जो आपका टॉपिक है उसके साथ साथ जो पूरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है उसके लिए आपने जो है क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने की, बाय चांस अगर क्वेश्चंस पूछ ले टीचर, क्रॉस क्वेश्चंस कर ले तो मैं आंसर अगर दे पाऊं तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आपको जो है अपने असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, साथ में टेस्ट, ये 8 और 8 16 मार्क्स के होते हैं। अगर ये 16 मार्क्स आपके आ गए तो आपका इसका इम्पैक्ट आपके फाइनल एग्जाम्स में बहुत अच्छा पड़ता है। सेकेंड, हमारा जो बाकी के 4 नंबर होते हैं वो आपके अटेंडेंस के होते हैं। अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं, यस बिल्कुल होते हैं, 4 नंबर हर बच्चे को मिलते हैं अगर उसकी अटेंडेंस 75% से ऊपर है पर सब्जेक्ट। तो कोई क्राइटेरिया होता है कि 90% से ऊपर है तो 4 नंबर, ठीक है,
उसके बाद 80% से ऊपर है तो 3 नंबर, 70% से नीचे तो 0 नंबर, ऐसे करके 4 नंबर आपके अटेंडेंस के भी होते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपनी थियरी की क्लासेस अच्छे से अटेंड करो, सो दैट आपको इस इंटरनल में ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूँ तो 15+ नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, 15+ आपको मिल पाए, क्योंकि टेस्ट में कई बार एक आधी गलती हो गई, प्रेजेंटेशन में एक आधा नंबर कट गया, अटेंडेंस में एक आधा नंबर कट गया, तो 15+ का तो आप गोल रखो, क्योंकि अगर यहाँ पे 15+ आपके अच्छे से आ गए ना, तो एक्सटर्नल में स्कोर करना, एक्सटर्नल में पास होना और ज्यादा आसान हो जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं सीए के बारे में। सीए हमारा होता है कंटिन्यूअस असेसमेंट, जो कि हमारा 4 चीजों पे मेजरली डिपेंड करता है। सबसे पहला, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स अटेंडेड। ठीक है, मैं साइंस स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ ये वाला। आपके जो लैब्स होती है, देखो ये बात है कि उन लैब्स के जो अटेंडेंस है वो ओवरऑल अटेंडेंस में काउंट नहीं होती है, लेकिन उस लैब को अटेंड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो लैब को अटेंड करने के 2 से 3 फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आप जो लैब अटेंड कर रहे हो तो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो अपने हाथों से, तो आपको एक बार तो पता लग जाएगा कि अच्छा ये प्रैक्टिकल ऐसा परफॉर्म, तो आपको फाइनल्स में प्रॉब्लम नहीं होगी उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। सेकेंडली, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स अटेंडेड। सीए में एक पार्ट होता है जिसके नंबर होते हैं। ठीक है, आईए में तो अटेंडेंस के 4 नंबर होते हैं जो आपके थ्योरी क्लासेस के होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कितनी क्लासेस अटेंड कर रहे हो उसके मार्क्स 4 से ज्यादा ही होते हैं। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिकल्स में नहीं आ रहे हो, आपने प्रैक्टिकल अटेंड ही नहीं करा, तो आपको वो नंबर नहीं। तो कोशिश करें कि आप सारे के सारे प्रैक्टिकल्स अटेंड करें। तीसरा क्या होता है, जब भी हमारा कोई वेट प्रैक्टिकल होता है, यानी कि कोई वेट लैब होती है जिसमें बायोकेमिस्ट्री की लैब हो गई, आपकी सेल बायोलॉजी की लैब हो गई, जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने। एक तो ड्राई लैब होती है, ठीक है, जिसमें आपको बैठना है, यू हैव टू ऑब्जर्व द स्पेसिमेन, उनके कैरेक्टर्स आपने ऑब्जर्व करे, दैट्स इट, दैट इज अ ड्राई लैब। ठीक है, जो दूसरी लैब होती है उसमें आपको एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने होते हैं, और कभी कभार क्या होता है उस प्रैक्टिकल में हमारे कुछ रीडिंग्स आती है, जो रीडिंग्स हमें उसी टाइम अपनी नोटबुक में नोट करनी होती है, एंड टीचर से साइन कराना पड़ता है उस डेट के साथ कि जिस दिन हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। तो अगर आप उस दिन छुट्टी कर लेते हो या आप लैब अटेंड नहीं करते, तो आप रीडिंग्स किसी और से लोगे, और उस रीडिंग्स पे आपके साइन नहीं होंगे, तो टीचर को आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने रीडिंग्स किससे ली हैं। ठीक है, एंड दूसरी चीज, आपको वो रीडिंग्स कैसे आई आपको ये भी पता नहीं चलेगा। सो मेक श्योर कि आप अपने प्रैक्टिकल्स के लैब बिल्कुल ही अटेंड करें। सेकंड प्रैक्टिकल का सीए का कंपोनेंट होता है इन द प्रैक्टिकल, दैट इज अ प्रैक्टिकल फाइल, जिसका 6 से 7 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है। प्रैक्टिकल फाइल में कोशिश करें कि आप 7 के 7 प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हैं। जिस दिन आपका एक्सपेरिमेंट हो गया उसके पास आपका 1 वीक होता है, तो उस 1 वीक के अंदर आप उस प्रैक्टिकल फाइल को कंप्लीट करें, और नेक्स्ट वीक टाइम टू टाइम उसको इवैल्यूएट करा ले, सो दैट आपका लेट सबमिशन फाइल पे बिल्कुल भी ना लिखा हो। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट होता है दैट इज योर प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन का वही है कि आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन देनी है। एंड चौथा आपका होता है वाइवा। वाइवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाइवा 2 चीजों पे डिपेंड करता है, या तो अगर एक्सटर्नल बोलता है कि वाइवा मुझे लेना है तो एक्सटर्नल वाइवा लेता है, अगर इंटरनल आपके टीचर वाइवा लेंगे तो इंटरनल टीचर वाइवा लेते हैं। कभी कभार क्या होता है कि इंटरनल टीचर्स ही वाइवा ले लेते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल टीचर कहता है कि आप ले लो वाइवा, मुझे कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन दोनों कंडीशंस में आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में एक एक शब्द जो लिखा है आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप प्रैक्टिकल्स आप परफॉर्म करने वाले प्रैक्टिकल्स हैं तो उसमें उसका प्रिंसिपल क्या था, आपने कोई रिएजेंट डाला तो आपने ये रिएजेंट क्यों डाला, ये रिएजेंट आपने क्यों नहीं डाला, कौन कौन सी आपने प्रिकॉशंस ली ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने से पहले। एंड अगर किसी प्रैक्टिकल की रीडिंग्स या ग्राफ है तो रीडिंग्स कैसे आई, ये ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ, ये कैलकुलेशन कैसे हुई, ये रिजल्ट कैसे आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मेरा सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल था, एंड देयर वाज अ एक्सपेरिमेंट दैट इज अ बॉल एंड स्टिक मॉडल, जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के, ठीक है, इन सब के स्ट्रक्चर्स जो थे वो हमें बॉल एंड स्टिक से बनाने थे। तो हमारा वाइवा पहले ही हो गया था, बट हमें ये बोला गया था कि आपको टेबल पे आना है, जहाँ एक्सटर्नल बैठा है उस टेबल पे आपको आना है, और उनके सामने बैठकर आपको अपनी बॉल एंड स्टिक का मॉडल बना के दिखाना है। तो वाइवा हमारा हो चुका था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी जब मैं टेबल पे गई एंड मैं बनाने लगी स्ट्रक्चर्स को, तो एक्सटर्नल ने मुझसे पूछा कि ये जो आप रेड कलर की बॉल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये कार्बन है या नाइट्रोजन है, ये ब्लू वाली बॉल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कितने डबल बॉन्ड है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक्सटर्नल, अगर आपका इंटरनल ने वाइवा ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सब सॉर्ट आउट हो चुका है। एक्सटर्नल
भी आपका वाइवा ले सकता है। जब भी आपको एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सटर्नल को बुलाते हैं कि सर मेरा एक्सपेरिमेंट आके देख लो, तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे आपका वाइवा हो चुका हो, लेकिन फिर भी वो भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको जो प्रैक्टिकल्स आप परफॉर्म कर रहे हो, मेक श्योर आप उसको अच्छे से परफॉर्म करो एंड आपको उसका प्रिंसिपल बेसिकली बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो अगर आईए में 20 नंबर और सीए के 40 नंबर, अगर 60 नंबर में से आपके 50 प्लस नंबर आ गए, तो आपका जो बाकी के जो आपका रिटर्न एग्जाम्स है, जो आपके फाइनल प्रैक्टिकल है, उसमें आपका बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये चीज बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। सेकंड, अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपकी छुट्टियां चल रही हैं, दैट इज योर ऑटम ब्रेक, उसको आप थोड़ा सा यूटिलाइज करो। आई नो फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, दिवाली है, एवरीथिंग इज देयर, बट स्टिल अगर आपके बैकलॉग्स हैं, आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो इन छुट्टियों को थोड़ा बहुत अब यूटिलाइज करना शुरू करो, ठीक है। एटलीस्ट एक दिन में 2 से 3 टॉपिक्स अगर लंबे हैं, और अगर छोटे टॉपिक्स है तो 4 से 5 टॉपिक एक दिन में कंप्लीट करना शुरू करो, सो दैट आपकी छुट्टियां खत्म होते ही आपके एग्जाम शुरू है, तो आपको ज्यादा बर्डन देखने को ना मिले, ठीक है। उसके बाद जो आप टॉपिक कर रहे हो, तो मेक श्योर देखो आप इतना टाइम नहीं है कि आप टॉपिक को बहुत डिटेल में कर रहे हो, नहीं। अब आप टॉपिक्स अगर करोगे तो मेक श्योर आप उसको थोड़ा क्रिस्प रखो, कंसाइज रखो, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मत मिस करो, ठीक है। एक आंसर बहुत क्रिस्प एंड कंसाइज और बहुत वैल्यूएबल भी हो सकता है। कभी कभार क्या होता है कि जो 3 से 4 लाइनें पूरा आंसर को एक्सप्लेन कर देती हैं, पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हैं, वो 3 से 4 वो जो क्वेश्चन है उसको 15 लाइनें भी नहीं एक्सप्लेन करना। So do not beat about the bush, मेन पॉइंट पे आओ। क्वेश्चन को अगर पूछा है तो मेक श्योर करो कि ऐसे कौन से 5-6 पॉइंट्स लिखूं जिससे पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन हो जाए। तो वही 5-6 पॉइंट्स अब आपको याद करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर एग्जाम में आपके वो 5-6 पॉइंट्स अगर एग्जामिनर को दिख गए तो आपका मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। अब अगर आप डिटेल्स में आंसर लर्न करना शुरू करोगे या डिटेल्स में जो है पढ़ने लगोगे, तो हो सकता है कि आपका सिलेबस छूट जाए। तो पहले आप जो है कंसाइसली, क्रिस्पली, लेकिन वैल्यूएबली आंसर आपने याद करने हैं, ठीक है। शुरू कहाँ से करना है? शुरू आपने करना है इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर के साथ, जो आपको लगता है कि ये बार बार आते हैं। कैसे आप, हमको कैसे पता लगेगा कि ये टॉपिक बार बार आएगा? बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो, अपने सीनियर से पूछो एंड उनको जाके बोलो कि मैं ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स करूँ जो कि हाई वेटेज की हूँ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और हर साल एग्जाम में आते हैं। तो आपको उन टॉपिक से स्टार्ट करना है जो कि हाई वेटेज है एंड जो कि आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जब आपका एक बार सिलेबस हो जाए, तो आप 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करो। डीयू में ज्यादातर प्रीवियस ईयर ही आते हैं, साइंस के भी, कॉमर्स के भी, आर्ट्स के भी। कॉमर्स के तो आई थिंक बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं, साइंस के भी होते हैं। तो प्लीज प्रीवियस ईयर को मत छोड़ना, प्रीवियस ईयर को छोड़कर आप एक बहुत बड़ा ब्लंडर करो। सो डू नॉट लीव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स जो हैं उनको आप बनाना शुरू कर दो, अगर अभी तक नहीं बनाई है। दूसरी चीज, अगर बना ली है फाइल्स, उसको थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी छुट्टियां खत्म होते ही आपके प्रैक्टिकल्स मोस्ट प्रोबेबली 15 से या 20 से नवंबर से आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। डिफर करते फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, लेकिन आपको क्योंकि क्या प्रैक्टिकल लगातार होते हैं, एक दिन का गैप भी नहीं होता, तो इसीलिए आप अभी से थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दो। एक एक एक्सपेरिमेंट करके आप याद करना शुरू कर दो, ठीक है, जिससे आपका एंड टाइम के लिए जो है बहुत ज्यादा प्रेशर कम होगा। तो इससे क्या होगा, आपके फाइनल प्रैक्टिकल की भी तैयारी हो जाएगी और आपका वाइवा की भी तैयारी हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल फाइल को प्लीज 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 अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद जो आपकी छुट्टियां होती है, जैसे एक एग्जाम है फिर दूसरा एग्जाम है, उसके बीच में जो गैप होते हैं 5 से 6 दिन के, उन गैप्स को आपने डू एंड डाई सिचुएशन की तरह यूज करना है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम है, उसके बाद 3 दिन बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम है, तो आपने अब उस 3 दिन को ऐसा पढ़ना है जैसे आपने पूरे साल में नहीं पढ़ा। एक दिन में 8-8 घंटे 10-10 घंटे आपने निकालने हैं और उसको पढ़ना, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो 3 दिन ही है जब आप उस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। तो अगर आपके आई वुड से एग्जाम में 2 से 3 दिन का गैप है, तो जिस दिन आप एग्जाम देकर आ रहे हो उस दिन को छोड़ दो, उस दिन आप चाहे मत पढ़ो, कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन आप अच्छे से टाइम टेबल बनाओ और उस 3 दिन को इतने अच्छे से यूटिलाइज करो कि आपका पूरा सिलेबस प्लस रिविजन अच्छे से हो जाए, ठीक है। वो 3 से 4 दिन आप वेस्ट करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते,
ठीक है जी। उसके बाद सबसे पहली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंटली कोर एग्जाम्स पे फोकस करो। सेक, वेक और एसी जो 3 एग्जाम्स है, ये इनकी प्रेपरेशन लास्ट डे पर भी हो जाती है, ये इतने मुश्किल भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर वैक का एग्जाम है तो मैंने तो वैक के लिए एक दिन पहले पढ़ाई करी थी, तो वैक, सेक और एसी के लिए इतना ज्यादा फोकस मत रखो, फोकस रखो अपने मेन कोर पेपर पे, जिसके लिए आप ऑनर्स कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट पे आप ऑनर्स कर रहे हो उनके जो है पेपर्स पे ज्यादा फोकस रखो इंस्टेड ऑफ दिस सेक, वेक एंड एसी। एंड जी पे भी आपने बहुत अच्छा फोकस रखना है, जी का पेपर भी थोड़ा सा टफ आता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, अपने सिलेबस से स्टिक रहो, सिलेबस को देखो, एनईपी का सिलेबस और सीबीसीएस का सिलेबस बहुत अलग है। एनईपी में बहुत टॉपिक्स काट दिए गए हैं, पुराने सिलेबस में बहुत कुछ है, तो प्लीज नए सिलेबस से पढ़ना, पुराना सिलेबस रेफर मत करने बैठ जाना। नहीं मिल रहा सिलेबस, आस्क योर टीचर, आस्क योर सीआर, आस्क योर क्लास मॉनिटर कि आपको वो सिलेबस दे, उस सिलेबस को पढ़ो। एंड कभी कभार क्लास में ये भी देखो कि ये टॉपिक टीचर ने कराया भी है या नहीं है, कभी कभी टीचर वो टॉपिक कराती ही नहीं है कि ये तो आएगा ही नहीं एग्जाम में, और हमें पता नहीं होता क्योंकि हम क्लास नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस से स्टिक करो, सिलेबस पे रहो, पॉइंट पे रहो। दूसरी चीज, पूछो ये टीचर ने क्लास में क्या कराया, कैसे पता लगेगा? टॉपर के नोट्स ले लो, जो आपका फ्रंट बेंच पे कोई बच्चा बैठता है उससे नोट्स ले लो, और देखो, एक बार देखो, गो थ्रू करो कि अच्छा टीचर ने यही टॉपिक्स पढ़ाया और कैसे पढ़ाए। कभी कभार क्या होता है, एक टॉपिक के 2 सोल्यूशन होते हैं, तो देखो टीचर ने कौन सा सोल्यूशन यूज किया, टीचर ने क्या पढ़ाया है क्लास में। सो दिस विल मेक यू लाइक, इस चीज को फॉलो करके आप बहुत इजीली अपने बैकलॉग्स भी कंप्लीट कर पाओगे और एक अच्छी सीजीपीए भी स्कोर कर पाओगे। अब नोट्स, पीपीटीज, प्रेजेंटेशन से कहाँ से ले, तो इसके लिए अलग से वीडियो मैं बना चुकी हूँ, ठीक है। प्लीज उस वीडियो को रेफर करो, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगी, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट, आपको पूरी चीज क्लियर हो चुकी होगी कि अब आपने कैसे कैसे पढ़ना है। इंटरनल में, सीए में, प्रैक्टिकल्स में, इन सब में आपने अच्छा परफॉर्म करना है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस, कि जो आपका मेन प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, उसमें आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी। द मेन प्रैक्टिकल वॉज द डे जब आपका जो पूरा एग्जाम्स है ना, जो आपके मार्क्स हैं वो चेंज भी हो सकते हैं, समझे कैसे? लाइक अगर आप अभी तक अच्छा नहीं कर रहे थे, आईए में अच्छा नहीं किया आपने, सीए में अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर आपने मेन प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्म कर लिया तो आपके जो रिजल्ट है वो आपका सेटिस्फैक्टरी आएगा, ठीक है। तो फाइनल प्रैक्टिकल के दिन मेक श्योर कि आप अच्छे से ड्रेसअप होके जा रहे हो, अच्छे से आप पढ़ के जा रहे हो, अपनी पूरी स्टेशनरी सब कुछ आप कैरी कर रहे हो, ठीक है। एंड ट्राई करो कि अपना काम करो, अपने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करो, अपना रिजल्ट लिखो और टीचर को शीट देके वापस आ जाओ। किसी से बात करते हो और अगर एक्सटर्नल ने देख लिया, आप किसी को आंसर बता रहे हो या उससे कुछ पूछ रहे हो और एक्सटर्नल ने अगर वो चीज देख ली, तो आपके उस टाइम पे आपके मार्क्स भी काट सकता है, आपका पेपर भी कैंसिल कर सकता है। तो ये गलतियां बिल्कुल मत करना। सो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, चिल्ड्रन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। एंड जूलॉजी वालों के लिए नॉन कॉलेटा पूरा पढ़ा चुकी हूँ, वो वीडियो जरूर जाके देखना। टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय।